प्रिय छात्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम बोर्ड परीक्षा 2025 में क्या पढ़ें और कितना पढ़ें इसकी चर्चा करेंगे। साथ ही हर प्रश्न के उस रूप की भी चर्चा करेंगे जिस रूप में वह पूछा जाता है और जैसे आपको लिखना चाहिए। तो आइए प्रारंभ करें। सामान्य हिंदी का जो प्रश्न पत्र है वो 3 घंटे 15 मिनट का होगा। पूर्णांक 100। यह 2 खंडों में बटा है, खंड क और ख, और सभी प्रश्न अनिवार्य हैं और उनके अंक जो निर्धारित हैं उनके सम्मुख लिखे हुए होंगे। आइए पहले खंड क देखें। खंड क का जो पहला प्रश्न है वो हिंदी गद्य साहित्य के विकास से संबंधित है, जिसे आप हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास भी कह सकते हैं। इसमें कुल 5 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, प्रत्येक 1 अंक का होगा और आपको सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना होगा। शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग ये दो ही कक्षा 12 के पाठ्यक्रम में हैं, किंतु इसके अंतर्गत क्या क्या पूछे जाएंगे आइए उसे देखें। हिंदी गद्य का उद्भव एवं विकास, जब आप अपनी पाठ्य पुस्तक देखेंगे तो वहाँ ये पाठ्यक्रम दिया हुआ है। इसके अंतर्गत हिंदी गद्य की प्रथम रचना एवं उसके लेखक, प्रथम कहानी, प्रथम नाटक, प्रथम उपन्यास, प्रथम आंचलिक उपन्यास, प्रथम यात्रा वृत्तांत, प्रथम आत्मकथा, प्रथम डायरी, प्रथम एकांकी आदि का अध्ययन किया जाता है। उदाहरण के लिए एक प्रारूप भी देख लें। जैसे खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना गोरा बादल की कथा है, इंटर में जेठमल इसके लेखक हैं। जबकि हाई स्कूल में आपने पढ़ा है कवि गंग का चंद छंद वर्णन की महिमा, ये खड़ी बोली गद्य की पहली रचना। ये हाई स्कूल में थी, इंटर में गोरा बादल की कथा आएगी। अगर गोरा बादल की कथा नहीं रहता है तो आप चंद छंद वर्णन की महिमा को चुनेंगे। हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती है, किशोरीलाल गोस्वामी इसके लेखक हैं। प्रथम नाटक नहुस, गोपाल चंद्र गिरधर दास। प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु, लाला श्रीनिवास दास। प्रथम आंचलिक उपन्यास मैलांचल, फणीश्वर नाथ रेणु। प्रथम यात्रावृत्त सरयू पार की यात्रा, भारतेंद्र हरिश्चंद्र। प्रथम आत्मकथा अर्धकथानक, बनारसी दास जैन। प्रथम डायरी या डायरी विधा की प्रथम रचना तो नरदेव शास्त्री वेद तीर्थ की जेल डायरी। प्रथम एकांकी एक घूंट को माना जाता है, जो जयशंकर प्रसाद की रचना है। अब हिंदी की सर्वश्रेष्ठ कहानी एक चलन है मानने का, उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है। हिंदी गद्य का काल विभाजन, हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास की मैं बात कर रहा हूं। इसमें भारतेंद्र द्विवेदी शुक्ल और शुक्लोत्तर में से 2 शुक्ल एवं शुक्लोत्तर आपके पाठ्यक्रम में हैं, किंतु सभी के बारे में एक सामान्य जानकारी आपको रहनी चाहिए और शुक्ल और शुक्लोत्तर के बारे में विशेष जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि आजकल जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं कभी कभी पीछे से भी पूछ ले जाते हैं, जो कक्षा 11 का है। तो विभाजन हिंदी गद्य का पूर्व भारतेंदु युग, ये 13वीं शताब्दी से 1868 ईस्वी तक। भारतेंदु युग, इसे नवजागरण काल या पुनर्जागरण काल कहते हैं, 1868 से 1900 ईस्वी तक। द्विवेदी युग यानी जागरण सुधार काल, 1900 से 1918 ईस्वी तक। शुक्ल युग या छायावाद काल, 1918 से 1938 ईस्वी तक। शुक्लोत्तर युग या छायावादोत्तर युग, 1938 से 1947 ईस्वी तक। और स्वातंत्र्योत्तर युग यानी वर्तमान काल, 1947 से अब तक। ये हिंदी गद्य का विभाजन है जो माध्यमिक कक्षाओं में प्रचलित है और प्रामाणिक है। इसी पर कापियां जांची जाती हैं, आपको यही तैयार करना है। इनमें से शुक्ल और शुक्लोत्तर, इन 2 कालों के आपको प्रमुख कवि यानी प्रमुख लेखक गद्य में आप हैं एवं उनकी रचनाएं, निबंध, उपन्यास, कहानी, आलोचना आदि जो विधाएं हैं इन 2 कालों में शुक्ल और शुक्लोत्तर में, उनके लेखक आपको तैयार करने हैं। ये आपके पाठ्य पुस्तक में दिया गया है, आपने इसको अपने नोटबुक में भी लिखा होगा। इसके अलावा हिंदी गद्य के उन्नायक, पूर्व भारतेंदु युग के 2 राजा जिनका हिंदी गद्य में विशेष योगदान है, उनकी प्रमुख रचनाएं और रचनाकार ये भी पूछे जाते हैं।
जैसे भारतीय हिंदू के चार नायकों में इंसाल्लाह खां, सदा सुखलाल, लल्लू लाल और सदल मिश्र हैं। ये इनकी रचनाएं हैं, आप देख रहे हैं, आपके सामने हैं। और भारतीय से पूर्व जो दो राजा हैं जिनका हिंदी गद्य में विशेष योगदान है हिंदी साहित्य में, वो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद एवं राजा लक्ष्मण सिंह हैं। इनकी भी रचनाएं आपको देख लेना है। जैसे राजा शिव प्रसाद की रचनाएं राजा भोज का सपना, आलसियों का कोड़ा, मानव धर्मसार, भूगोल हस्तामलक, इतिहास तिमिर नाशक आदि। राजा लक्ष्मण सिंह की रचनाएं अनुवाद हैं शकुंतला, मेघदूत और रघुवंश। इन्होंने प्रजाहितैषी नामक अखबार निकाला। इसके अलावा हिंदी गद्य साहित्य इतिहास में आपको और क्या पढ़ना है, तो हिंदी की पत्र पत्रिकाएं, यानी शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग में कौन सी पत्रिका निकली, उसके संपादक कौन है। जैसे साहित्य संदेश, गुलाब राय, ये आपको तैयार करना है। इन कालों की प्रमुख विशेषता भी आपको देख लेनी है। ये आपको उस खंड में मिल जाएगा जो हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास है, वहाँ पूरा दिया हुआ है, किताब में भी आप इसे पढ़ सकते हैं। कुछ कथन तैयार करने हैं आपको। जैसे हिंदी नई चाल में ढली किसने कहा, भारतेंदु ने कहा। आधुनिक हिंदी का जन्मदाता किसे कहा जाता है, भारतेंदु को कहा जाता है। तो ये चीजें, भारतेंदु हरिश्चंद्र को, तो ये चीजें भी हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास में बताई जा चुकी हैं। आपको ये चीजें पढ़नी हैं। ये तो रहा हिंदी गद्य साहित्य। अब आइए हिंदी काव्य साहित्य का इतिहास या हिंदी काव्य साहित्य का विकास, ये दूसरा प्रश्न है। इसमें भी 5 खंड हैं, यानी 5 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, प्रत्येक 1 अंक का है। आपको सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। पाठ्यक्रम में केवल आधुनिक काल है और आधुनिक काल में उपविभाजन आपको देखने हैं, जैसे भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद काल, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता। इनकी प्रमुख विशेषताएं, प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं, ये पूछे जाते हैं। उदाहरण के रूप में देखें, रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन, आदिकाल दोहरा नामकरण इनका है, वीरगाथा काल संवत 1050 से 1375 तक, पूर्व मध्यकाल या भक्तिकाल संवत 1375 से 1700 विक्रम संवत तक, उत्तर मध्यकाल या रीतिकाल संवत 1700 से 1900 तक, और आधुनिक काल या गद्यकाल संवत 1900 से 1984 तक। ये रामचंद्र शुक्ल का है, ये आप जानें। यद्यप प्रायः इसमें पूछा बहुत कम जाता है, लेकिन रामचंद्र शुक्ल प्रामाणिक हैं, इसलिए आपको आना चाहिए। जो पूछा जाता है आपकी किताबों में वो ये है, जो माध्यमिक कक्षाओं में प्रचलित है कि आदिकाल या वीरगाथा काल सन 769 ईस्वी से 1343 ईस्वी तक। हाई स्कूल में आपने पढ़ा है 743 ईस्वी से। पूर्व मध्यकाल या भक्तिकाल 1343 से 1643 तक। उत्तर मध्यकाल या रीतकाल 1643 से 1868 ईस्वी तक। और आधुनिक काल या गद्यकाल सन 1868 ईस्वी से अब तक। ये तो है काल विभाजन। अब आपको केवल आधुनिक काल मिला है, तो आधुनिक काल का उप विभाजन आपको पता होना चाहिए। और उप विभाजन इस तरह से है, भारतेंदु युग जिसे पुनर्जागरण काल या नवजागरण काल कहते हैं, सन 1868 से 1900 ईस्वी तक। द्विवेदी युग जागरण सुधार काल सन 1900 से 1918 ईस्वी तक। जो ज़्यादा प्रचलित है मैं वही सन आपको बता रहा हूँ, बाकी हैं तो कई प्रचलित। छायावाद काल या शुक्ल युग सन 1918 से 1936 ईस्वी तक। प्रगतिवाद सन 1936 से 1943 ईस्वी तक। प्रयोगवाद सन 1943 से 1953 ईस्वी तक। और नई कविता सन 1953 ईस्वी से अब तक। ज़्यादा प्रचलन में यही है, यद्यप कुछ विद्वान इससे अलग अलग मानते हैं, वो भी किताबों में दिया गया है। इसके अलावा प्रमुख विशेषताएं पूछता है, जैसे आधुनिक काल की विशेषता, पूरे आधुनिक काल को एक साथ देश प्रेम की भावना, नारी के प्रति परिवर्तित दृष्टिकोण, लघुमानव की प्रतिष्ठा, समाज सुधार का स्वर, काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का प्रयोग, ये आधुनिक काल की प्रमुख विशेषताएं हैं। यहाँ थोड़ा सा हम दोहरा दे रहे हैं जिससे आप अपडेट हो जाएं। थोड़ा समय जरूर लगेगा, लेकिन आप अपडेट हो जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको दोबारा पढ़नी नहीं पड़ेंगी। अगर भारतेंदु की विशेषता की बात है तो राष्ट्र प्रेम की भावना, सामाजिक विषमता का चित्रण, हास्य व्यंग की प्रधानता, समस्या पूर्ति की प्रवृत्ति, प्रकृति का स्वच्छंद रूप में चित्रण, ये भारतेंदु के काव्य की विशेषता है। द्विवेदी युग राष्ट्रीयता की भावना, इतिवृत्तात्मकता यानी कथा तत्व की प्रधानता, सामाजिक समस्याओं का चित्रण, काव्य रूपों की विविधता, काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग। चूँकि गद्य भारतेंदु युग में हुआ था और काव्य भाषा द्विवेदी युग में खड़ी बोली बनी थी। यहाँ कथा तत्व मतलब जो भी कहानी या कविता लिखी जाए उनमें कोई एक
कहानी होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि कहानी तब तो न हो और कविता तैयार हो जाए। तो इस तरह से यहाँ है इतिवृत्तात्मकता। छायावाद काल की बात करें तो वैयक्तिक अनुभूति की प्रधानता, प्रकृति का मानवीकरण, मानवतावादी दृष्टिकोण, रहस्यवाद की भावना, दुख और वेदना की अभिव्यक्ति, ये छायावाद काल की विशेषताएं हैं। प्रगतिवाद में शोषक वर्ग के प्रति घृणा, शोषितों के प्रति सहानुभूति, विद्रोह एवं क्रांति की भावना, समाज का यथार्थवादी चित्रण, प्राचीन रूढ़ियों एवं मान्यताओं का विरोध। अगर प्रयोगवाद की बात करें तो इसकी विशेषताएं हैं, यानी प्रवृत्ति या विशेषता, नवीन बिंब एवं उपमान योजना, कुंठा एवं निराशा के स्वर, गहन बौद्धिकता, अति यथार्थवादी दृष्टिकोण, व्यंग की प्रधानता। नई कविता की बात करें तो घोर वैयक्तिकता, उपमानों तथा प्रतीकों की नवीनता, मुक्तक छंद की प्रधानता, लघु मानव की प्रतिष्ठा, सामाजिक एवं नैतिक व्यवस्था के प्रति विद्रोह। ध्यान रखिएगा कि प्रयोगवाद और नई कविता एकदम मिला जुला है, बड़ी महीन सी रेखा है, इसलिए इसकी विशेषताएं वहां या उसकी यहां चली आती हैं, इसके कभी वहां या उसके कभी यहां चले आते हैं। अगला जो है कि पूछा जाता है प्रमुख कवि और रचनाएं, जैसे भारतेंदु युग में भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेम माधुरी, श्रीधर पाठक, कश्मीर सुषमा, ये सब चीजें आपने देखा है और अपने नोटबुक में भी आपने नोट किया होगा। आपकी किताब में भी एक क्रम से दिया हुआ है, इसलिए यहाँ आपका समय नहीं लेंगे, केवल आप देख लीजिए। इसके अलावा और काव्य साहित्य में क्या पूछा जाता है तो कवियों के उपनाम जरूर तैयार करें। जैसे आधुनिक काल की मीरा किसे कहा जाता है, या पीड़ा की कवित्री किसे कहा जाता है, तो उत्तर है महादेव वर्मा। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है, सुमित्रानंदन पंत को। कठिन काव्य के प्रेत या हृदयहीन कवि किसे कहा जाता है, तो केशव दास को। महाप्राण किसे कहा जाता है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को। तो ये भी चीजें काव्य साहित्य के अंतर्गत हमने दिया है, आपके किताब में भी है, आपने अपनी कॉपी में भी लिखा होगा। इसको एक बार दोहरा जरूर लें, क्योंकि कोई न कोई एक प्रश्न पूछ लिया जाता है, जैसे प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है डैश करके 4 विकल्प होंगे, आपको वहां चुनना होगा सुमित्रानंदन पंत। तीसरा प्रश्न गद्यांश की व्याख्या पर आधारित है। यहाँ 5 लघु उत्तरीय प्रश्न आएंगे, प्रत्येक 2 अंक के होंगे, इस तरह से 10 अंक का होता है। 2 होते हैं, एक अथवा के पहले, एक अथवा के बाद, कोई एक आपको चुनना है और उसके 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। पूछा क्या जाता है तो पहला प्रश्न प्रायः संदर्भ या गद्यांश का शीर्षक और लेखक का नाम, दो में से कोई एक होता है, और रेखांकित अंश की व्याख्या दूसरा प्रश्न होता है, और तीसरा, चौथा, पांचवा में से कोई 2 तथ्यपरक और एक व्याकरण से संबंधित, या तीनों तथ्यपरक, यानी उसी पैराग्राफ में उनका उत्तर छिपा रहता है। इस तरह से होते हैं। अगर संदर्भ पूछता है तो आप इस तरह से लिखें कि प्रस्तुत विचार प्रधान एवं सारगर्भित गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक सामान्य हिंदी के गद्य खंड के अंतर्गत राष्ट्र का स्वरूप निबंध पाठ से लिया गया है। इसके लेखक प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता एवं निबंधकार वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। यदि संदर्भ पूछता है तब, नहीं तो आपको सीधे पाठ का नाम और लेखक का नाम लिखना है। कौन से पाठ पढ़ने हैं तो कम से कम 4 पाठ पर दृष्टि जरूर डालिए, 3 ढंग से पढ़ लीजिए, एक को दोहरा लीजिए। जिससे राष्ट्र का स्वरूप वासुदेव शरण अग्रवाल, अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी, भाषा और आधुनिकता प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, निंदारस हरिशंकर परसाई। यहाँ 3 में भी आपका काम हो सकता है, लेकिन कभी कभी शुरू में और कभी कभी लास्ट में से ज़्यादा दिया जाता है तो आप फंस जाते हैं। तो ज़्यादा अच्छा यही होगा कि आप ये चारों पाठ एक बार देख लें, और अगर यहाँ आप देख लेंगे मुख्य मुख्य चीज़ें तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। पद्यांश की व्याख्या की अगर बात करें, चौथा प्रश्न है, तो यहाँ भी 5 बहुविकल्पीय प्रश्न, प्रत्येक 2 अंक के, कुल 10 अंक के। यहाँ भी संदर्भ या पद्यांश का शीर्षक और कवि का नाम, रेखांकित अंश की व्याख्या, तथ्यपरक एवं रसछंद अलंकार से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ भी अगर संदर्भ अगर पूछा गया तो ऐसे आप लिखें, प्रस्तुत सुललित, सारगर्भित एवं मार्मिक काव्य पंक्तियां हमारी पाठ्यपुस्तक सामान्य हिंदी के काव्य खंड के अंतर्गत पवन दूत का शीर्षक कविता से अवतरित हैं। इसके रचयिता आधुनिक काल के सुप्रसिद्ध कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। और अगर शीर्षक और कवि का नाम पूछता है तो सीधे सीधे आपको एक लाइन में लिख देना है।
क्या पढ़ें, कौन सी कविताएं पढ़ें। तो पिछले सालों में देखा गया है कि ट्रेंड बदल गया है, कभी कभी अंतिम से और कभी कभी प्रारंभ से पूछ लिया जा रहा है। इसलिए आपको कुछ कविताएं पढ़नी है, बहुत शार्ट में नहीं जाना, नहीं आप फंस सकते हैं। जैसे हरिऔध जी का पौन दूध क्या, मथेषण गुप्त जी का कैकेयी का अंताप और गीत, जयशंकर प्रसाद का श्रद्धा मनु, पंत जी का परिवर्तन और बापू के प्रति, दिनकर जी का अभिनय मनुष्य, महादेव वर्मा का गीत और अज्ञेय का मैंने आहूत बनकर देखा। इसमें से 5 जरूर तैयार करें, उनमें से एक आपको अवश्य मिल जाएगा। इन 7 में से 5 जरूर तैयार करिए। अगर कम करेंगे तो दिक्कतें हो सकती हैं कि बाद में आधे के बाद से ही आ गया और आपकी बात वहां रह गई, तो 5 जरूर तैयार करिए। 5वां जो प्रश्न है 2 खंडों में है, खंड क और ख। क में लेखक का साहित्यिक परिचय और रचना है, सामान्य हिंदी पूछा जाता है 5 अंक का। और ये 4 आप तैयार कर लें, वासुदेव शरण अग्रवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। अगर इनको नहीं करना चाहते हैं तो निंदा रस के लेखक हरिशंकर परसाई को कर सकते हैं। कोई 4 कर लेंगे और 7 हैं तो आप बड़े आराम से लिख सकते हैं, आपको कोई संदेह कहीं पैदा नहीं होगा। लिखते समय फ्लो चार्ट का इस्तेमाल करें, यानी सबसे पहले अगर लेखक का आपने नाम लिख दिया तो उसके नीचे उनका जन्म, मृत्यु, माता पिता, भाषा शैली कम से कम 5 बिंदु उल्लिखित कर दें। उसके नीचे साहित्यिक परिचय तब रचना, और लिख सकें तो हिंदी साहित्य में स्थान जरूर डालें और एक लाइन लिख दें, हिंदी साहित्य में स्थान डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का हिंदी साहित्य में अद्वितीय स्थान है, पूर्ण विराम, अपनी रचनाओं के लिए सदैव याद किए जाएंगे। इस तरह का अगर भाव देते हैं तो अंक अच्छे मिलते हैं। खंड ख की बात करें तो यहाँ कवि का साहित्यिक परिचय और रचना लिखना होगा, किसी एक का, ये भी 5 अंक का है। और यहाँ कवि कौन से ले लें तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, मथेषण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत या अज्ञेय, महादेव वर्मा या दिनकर। यानी कोई भी 5 आपके जाना है, चाहे आप इधर वाले से जाएं चाहे इधर वाले से, इससे कम ना करिएगा, क्योंकि पूछने का ट्रेंड बड़ा चेंज हो रहा है। अगर अंतिम से ही तीनों रह गए तो आपको दिक्कत हो सकती है, तो 5 के साथ आपको जाना है। यहाँ भी फ्लो चार्ट का इस्तेमाल आप जरूर करिए, जिससे आपको अच्छे अंक मिले। इससे संबंधित वीडियो अपलोड है कि कैसे जीवन परिचय या लेखक परिचय लिखा जाना चाहिए। 6ठा प्रश्न कहानी लेखन है। 2 प्रश्न आते हैं, एक सारांश का और एक उद्देश्य का। अब पिछले साल में देखा गया है कि 2 ही कहानी आ रही है, एक का सारांश एक का उद्देश्य। इसलिए आप या तो चारों कहानी का सारांश पढ़ें या चारों का उद्देश्य पढ़ लें, या 3 कहानी का सारांश और उद्देश्य पढ़ लें, जैसे पंचलाइट, बहादुर, ध्रुव यात्रा। सबसे ज़्यादा पंचलाइट और बहादुर पूछा जाता है, लेकिन पिछले साल में देखा गया है कि एक सेट में ये दोनों नहीं आए, तो वहाँ ध्रुव यात्रा और लाठी पूछा गया था। बच्चों को बड़ी समस्याएं हुई थी, इसलिए आप 3 पे जाएं, या एक ही चीज़ पढ़ें सारांश तो चारों का पढ़ें, या एक ही चीज़ पढ़ें उद्देश्य तो चारों का पढ़ें। 7वां खंड काव्य, सारांश एवं प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण ये आता है। ये अलग अलग मंडलों में अलग अलग है। जैसे प्रयागराज में आलोक वृत्त है, तो आलोक वृत्त के सर्गों का सारांश और नायक गांधी जी का चरित्र चित्रण, अगर ये 2 चीज आप तैयार किए हैं तो कोई न कोई एक आपको मिल जाएगा। ये भी 5 अंक का है। अब आइए खंड ख में। ख का जो पहला प्रश्न है यानी 8वां, ये 2 खंडों में है, क और ख में। क में संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद आएगा। ये 7 अंक का है, 2 अंक संदर्भ के लिए और यहां पर 5 अंक हैं इसके अनुवाद के लिए। इनमें ये पाठ बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। संस्कृत भाषा या महत्वम, आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ, जातक कथा, महामना मालवीय। इन 4 में से 3 जरूर तैयार करें, जिससे आपको संदेह न हो, इफ बट न रहे। और अगर इसी के खंड ख की बात करें तो यहाँ है पद्य यानी श्लोक का हिंदी में अनुवाद करना है संदर्भ सहित। और यहाँ ये जो सुभाषित रत्नानि है, इससे एक अवश्य आता है। दूसरा भोज्य सौदार्यम या अन्य पाठों में जो एक एक श्लोक 2-2 श्लोक हैं वहाँ से आता है, लेकिन ये वाला पाठ जरूर आता है। इसको अगर ढंग से तैयार कर लें तो आपको यहाँ से एक मिल जाएगा। लेकिन 2 कम से कम देखें, सुभाषित रत्नान, भोज्य सौदार्यम, इनके श्लोक जरूर देखें, संदेह में न पड़ें। 9वां प्रश्न, लोकोक्तियों मुहावरों के अर्थ एवं वाक्य प्रयोग एक करना होता है। अर्थ और वाक्य प्रयोग 2 अंक उसके लिए निर्धारित हैं।
4 दिए रहते हैं, कोई एक का अर्थ और वाक्य प्रयोग लिखने का तरीका। तो आप मुहावरा हेडिंग डालिए, तब उसके आगे लिखिए मुहावरा जैसे 9 2 11 होना, फिर अर्थ हेडिंग डालिए, आगे लिखिए भाग जाना, फिर वाक्य प्रयोग हेडिंग डालिए, तब लिखिए पुलिस को देखकर चोर 9 2 11 हो गए। चोर 9 2 11 हो गए, ऐसा करिएगा, हो गए, यहाँ मिसप्रिंट हो गया है। तो इस तरीके से आपको करना है। ऐसा मत करिएगा कि आप एक ही साथ सब लिखते चले गए, भ्रम हो गया तो वहां नंबर आपके कट गए। 10वां प्रश्न अपठित गद्यांश या पद्यांश से संबंधित है। ये 5 अंक का है। इसमें प्रायः 3 प्रश्न आ रहे हैं और गद्य ही पूछा जा रहा है, पद्य नहीं आ रहा है, यानी अपठित गद्यांश होता है, उसी पर ये तीनों प्रश्न होते हैं। इन तीनों का उत्तर उसी में छिपा होता है। तो आपने किताब में भी देखा होगा, कक्षा में भी कराया गया है और आपके सीरीज में भी उपलब्ध है। एक बार इसका अवलोकन कर लें। आप स्वविवेक से प्रश्न देखें, फिर पैराग्राफ पढ़ें, देखेंगे तो उत्तर आपको मिल जाएगा। प्रश्न संख्या 11 पर आइए। ये व्याकरण से संबंधित है, खंडों में बटा है। खंड क की बात करें तो शब्दों में सूक्ष्म अंतर यानी शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करना होता है। 2 आते हैं, बहुविकल्पी होते हैं, 2 अंक के होते हैं। उदाहरण हम एक दे दे रहे हैं, जैसे अनल और अनिल आया है, तो आपको इसका जोड़ा चुनना है। जिधर जो शब्द है उसका अर्थ उधर होना चाहिए। अनल माने आग होता है तो बाएं तरफ आग होनी चाहिए। अनिल माने हवा होता है तो दाएं तरफ हवा होनी चाहिए, यानी आग और हवा, ये आपका विकल्प सही है। ऐसा आपको चुनकर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखना है। खंड ख में अनेकार्थी शब्द हैं। एक शब्द के एक से अधिक अर्थ है, यानी 2 अर्थ आपको लिखने होते हैं, 2 अंक आते हैं। ध्यान रखिएगा कि पर्यायवाची नहीं है। जैसे अंबर आया है, अनेकार्थी लिखना है तो अंबर माने वस्त्र, अंबर माने आकाश, और आकाश और वस्त्र आपस में पर्यायवाची नहीं है, इसलिए अनेकार्थी। पर्यायवाची हो जाएगा तो अनेकार्थी नहीं होगा। जैसे कनक का स्वर्ण धतूरा, द्विज का पक्षी ब्राह्मण, इस तरह से आपको लिखने हैं। ये नहीं कि अंबर माने आपने आकाश लिख दिया फिर गगन लिख दिया, आसमान लिख दिया, तो ये गलत है, वो पर्यायवाची है, नंबर आपके कट जाएंगे। खंड ग की बात करें तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यानी 2 वाक्यांश आएंगे, उनके लिए एक शब्द चुनना होगा। ये भी बहुविकल्पी होता है, 2 अंक इसके लिए है। जैसे जिसके पास कुछ न हो, इसके लिए आपको चुनना है एक शब्द, तो सही होगा अकिंचन। तो इस तरह से आपको चुनने हैं। थोड़ा सा अभ्यास करेंगे, आपकी किताब में भी दिया है, कक्षा में भी कराया गया है, सीरीज में भी है, तो आप बेहतर अंक अर्जित कर सकते हैं। खंड घ वाक्यों में त्रुटि मार्जन, यानी अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना। 2 वाक्यों को आपको शुद्ध करना होता है, 2 अंक इसके लिए निर्धारित हैं। जैसे अशुद्ध वाक्य, नगर में अनेकों वस्त्र विक्रेता हैं, तो अनेकों नहीं बल्कि अनेक होता है, इस तरह से आप लिखेंगे। और एक व्याकरण की किताब लाना, तो एक व्याकरण किताब नहीं होती, व्याकरण की एक किताब होती है, क्रम गलत है, तो इस तरह से सही करके आपको लिखना है। खंड 12वां जो है प्रश्न 3 खंडों में बटा है। खंड क में रस, श्रृंगार, वीर, करुण, हास्य और शांत 5 हैं, कम से कम 3 जरूर पढ़ें। और उनमें परिभाषा या उदाहरण या दोनों पूछा जा सकता है, 2 अंक का है। अगर केवल परिभाषा है तो इस तरह से आपको परिभाषा लिखनी है, आपके सामने दिख रहा है, आपने तैयार किया होगा, इसलिए समय नहीं लेंगे। केवल उदाहरण पूछता है तो केवल आप उदाहरण लिख दीजिए। अगर उदाहरण लिख रहे हैं तो उसके साथ आप स्पष्टीकरण भी लिख सकते हैं, तो अच्छी बात है। नहीं लिखेंगे तो अंक नहीं कटेगा। खंड ख की बात करें, अलंकार, और आपके यहाँ अनुप्रास, यमक, श्लेष 3 शब्दालंकार हैं, और उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, भ्रांतिमान, संदेह, ये आपके अर्थालंकार हैं। कम से कम 3 ए और 3 ए, 6 को पढ़ने का जरूर प्रयास करिएगा जिससे छूटे ना। और लिखने का तरीका यही है कि आपसे या तो परिभाषा पूछा जाएगा या उदाहरण पूछा जाएगा या दोनों पूछा जा सकता है। अगर दोनों पूछा जाएगा तो परिभाषा उदाहरण, केवल उदाहरण पूछा गया है तो स्पष्टीकरण भी लिखे, तो अच्छा असर पड़ता है परीक्षक पर। खंड ग की बात करें तो छंद 4 आपके यहाँ हैं, चौपाई, दोहा, सोरठा और कुंडलिया। कुंडलिया थोड़ा सा कठिन है, उसको छोड़ दीजिए। 3 को आप पढ़ लीजिए, क्योंकि परीक्षा में 2 आते हैं तो 3 पढ़ लीजिए। यहाँ भी परिभाषा उदाहरण या परिभाषा और उदाहरण दोनों पूछा जा सकता है। जैसे हमने आपको चौपाई दिखाया है, तो इसका लक्षण या परिभाषा एक ही चीज़ होती है, तो आपकी परिभाषा हो गई। और अगर उदाहरण भी पूछा है तो नीचे उदाहरण लिखे, उसमें आप अगर इस तरह से लगा देते हैं मात्राएं तो और अच्छी बात है। और अगर केवल उदाहरण पूछा है तो उसके साथ स्पष्टीकरण लिख दीजिए, तो आपका जो उत्तर होगा
ज़्यादा अच्छा लगेगा, अच्छे अंक मिलेंगे, पूरे अंक मिलेंगे। 13वां प्रश्न पत्र लेखन का है और आपके कोर्स में कुल 3 पत्र हैं जो 6 अंक का है। नियुक्ति आवेदन पत्र, बैंक से किसी व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र, अपने गांव या नगर की सफाई हेतु संबंधित अधिकारी को प्रार्थना पत्र। इससे संबंधित प्लेलिस्ट में व्याकरण खंड में व्यवस्थित है, पूरे पत्र दिए गए हैं, एक बार जरूर देख लीजिएगा। इन 3 में से कोई 2 परीक्षा में आता है और एक आपको लिखना होता है। और अंतिम 14वां प्रश्न है निबंध लेखन, ये पूरे 9 अंक का है। और कुछ निबंध जो प्रायः पूछे जाते रहे हैं, देखिए, विज्ञान वरदान या अभिशाप, पर्यावरण प्रदूषण कारण व निवारण के उपाय, आतंकवाद समस्या और समाधान, जनसंख्या की समस्या और समाधान। इधर आप देखेंगे तो पिछले वर्ष में ये और ये दोनों भी एक एक सेट में पूछे गए हैं। मेरा प्रिय कवि, साहित्यकार, विद्यार्थी और अनुशासन, आस्था का संगम, दिव्य भव्य एवं डिजिटल महाकुंभ 2025, ये नया टॉपिक है, इस साल पूछा जा सकता है। इस पर हम आपको मैटर उपलब्ध करा देंगे। इसके अलावा आज़ादी का अमृत महोत्सव, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, नारी सशक्तिकरण अथवा वर्तमान समय में नारी शिक्षा, ये ऐसे टॉपिक हैं कि अगर आप इन पे तैयार करेंगे तो 100% आपको निबंध मिल ही जाएंगे। इसमें प्लेलिस्ट में जो निबंध नहीं है यथाशीघ्र हम आपको व्यवस्थित कर देंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपने पूरे पाठ्यक्रम को अच्छे से समझ लिया है और आप परीक्षा में बेहतरीन अंक प्राप्त करेंगे। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।